सभी को नमस्कार। सेकेंड ग्रेड फिजिक्स में अगली यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। पहले भी मैंने आपको सिलेबस का एनालिसिस करवाया था, बताया था यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। सबसे पहले तो आपको ये यूनिट पढ़ने से पहले, नोट्स भी पढ़ने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि 10th क्लास का विद्युत धारा का नाम से, इलेक्ट्रिसिटी नाम से या करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम से एक चैप्टर है, वो आपको पहले एक बार थोड़ा सा पढ़ना चाहिए वहाँ से, क्योंकि इस चैप्टर के वैसे देखें सिलेबस में आरपीएससी ने 3 टॉपिक में डिवाइड कर रखा है। पहला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी धारा विद्युत। 11th-12th में ये अलग से चैप्टर है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ये अलग से चैप्टर है, और दूसरा इसी के साथ में इसके बाद में ये भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो 3 से 4 क्वेश्चन देखें अपन तो लगभग ये मानो अगर 3 क्वेश्चन भी आते हैं ना तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अगर मिनिमम आप 3 क्वेश्चन की भी बात करो तो भी चौथा क्वेश्चन आएगा तो फिर इनमें से एक एक्स्ट्रा बढ़ के आ जाएगा। तो ये 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। और ये अलग है, करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत जो है ये अलग है और ये दोनों अलग हैं। और इस चैप्टर को दोनों को मिला के आपके आरपीएससी सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। 11th-12th के सीनियर सेकेंडरी लेवल वाले पोर्शन में दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है आपका देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, धारा विद्युत जिसका नाम आप बोल सकते हो। इसको मैंने आरपीएससी ओरिएंटेड कुछ टॉपिक है उनके अंदर डिवाइड किया है। क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ओम के नियम पे आ सकता है, फिर उसी के अंदर ओम के नियम में भी V = IR, वो अभी कर लेंगे अपन। प्रतिरोध पे आ सकता है, विद्युत धारा पे आ सकता है और विभवांतर पे आ सकता है। उसके बाद में प्रतिरोधकता पे आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद में प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समांतर क्रम पे भी क्वेश्चन आ सकता है और आने की पूरी संभावना है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ठीक है। उसके बाद में क्या है, विद्युत शक्ति पे भी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे मैकेनिक्स में आपने शक्ति पढ़ लिया था, फिर भी विद्युत शक्ति के बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अंदर आप किरचॉफ के 2 नियम हैं, केसीएल और केवीएल, जिसको धारा का नियम और वोल्टता का नियम भी बोलते हैं, यहाँ तक भी एग्जामिनर आ सकता है। अदरवाइज आप मानो तो इतना, ये सब तो आपके 10th क्लास में दिया हुआ है, बस उनके लेवल को आपको थोड़ा सा बढ़ा के 11th-12th क्लास तक पढ़ना है। क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो 2 क्वेश्चन तो आप मान के चलो। अदरवाइज एक क्वेश्चन तो फिक्स है यहाँ से आएगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में है, तो एक बार ये कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में है दूसरा टॉपिक जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है वहाँ से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, वहाँ से भी 3-4 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वहाँ से आपके ओरेस्टेड के प्रयोग है, इंट्रोडक्शन टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहाँ से क्या पूछ सकते हैं आपको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या तो दक्षिणावर्ती पेच का नियम है आपके सिलेबस में, या फिर दक्षिण हस्त का नियम है, दक्षिण हस्त का नियम है, दोनों एक जैसे से ही हैं। उसके बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा और आप लेके जाओ तो एक बायो सावर्ट नियम है, ये भी आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, किसी धारावाही चालक है उसके पास में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कोई फॉर्मूला है, उसको आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आपको मिलेगा, जो आपके सिलेबस में आरपीएससी क्या पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है, चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ से आप मान के चलो। उसके बाद में फिर ये क्वेश्चन बन रहे हैं फैराडे के नियम, 2 नियम, और इसी के आधार पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है जनरेटर। तो जनरेटर पे वैसे 10th क्लास में थ्योरी दे रखी, लेकिन आपके ये फॉर्मूला आ सकता है, E = E0 sin ωt। कैसे आया हम चेक कर लेंगे। तो ये इस चैप्टर की पूरी कहानी है। इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम बात करें तो ओम का नियम हो गया, प्रतिरोध हो गया, ये एक बार स्टार्ट करते हैं। देखो सीधा आपको टॉपिक पे आना है, मुद्दे पे आना है। ओम का नियम क्या है, V = I, विभवांतर धारा के समानुपाती है, और भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब वगैरह है, लंबाई है, अनुप्रस्थ काट, ये सब अगर नियत रहे तो ओम ने लगभग 1826 के आसपास दिया होगा,
और इसको प्रैक्टिकल भी किया था। कोई बैटरी है और यहाँ से कुंजी जोड़ के फिर धारा नियंत्रक से आप जोड़ रहे हो और फिर एक एमीटर लगा दिया, कोई प्रतिरोध तार ले लिया और उसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा दिया और फिर इसमें धारा फ्लो हो रही है। तो V और I के बीच में आप ग्राफ बनाते हो तो आपको मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा मिलती है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन इस ग्राफ से भी आ जाता है। कैसे? ये डायग्राम में आपको पता है बेसिक चीज़ें ये भी पूछा जा सकता है। जैसे ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ लगता है? समांतर क्रम में, पैरेलल में। ये एमीटर है, ये हमेशा सीरीज में लगता है। एक और क्वेश्चन आपके बनता है कि वोल्ट मीटर, आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है अनंत। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये धारा को नहीं ले सके, पूरी की पूरी धारा उस प्रतिरोध में से जाए, विभवांतर का अच्छे से मापन कर सके। आदर्श एमीटर होता है, उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है 0, अर्थात जो धारा बह रही हो पूरी की पूरी इसके अंदर से जाए, धारा का शुद्धता पूर्वक मापन कर सके। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगता है, एमीटर श्रेणी क्रम में लगता है, वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत, आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत मान सकते हो और एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध आप 0 मान सकते हो। ये बैटरी हो गया, कुंजी हो गया, ठीक है, ये धारा नियंत्रक हो गया जिसको आप रियोस्टेट RH बोल सकते हो। ये बैटरी हो गया, वो रियोस्टेट हो गया, वोल्ट मीटर, एमीटर और ये कोई प्रतिरोध हो गया। यहाँ पे आप अगर इस एक्सिस पे I लेते हो, ठीक है, इस वाली एक्सिस पे V विभवांतर लेते हो, तो जैसे जैसे ये है कि शुरुआत में धारा का मान 0 है, उसके बाद में ये लैब में भी प्रयोग करके देखते हैं ना, तो आपको ग्राफ ऐसे आएगा, सीधी रेखा। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख लो आप, 1 2 3 4 या कुछ भी, और यहाँ पे ये वोल्ट में हो गया और ये हो गया एम्पियर में। ठीक है, सरल रेखा आ रहा है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है कि एक तो ये हो गया आपका, ये प्रोपोर्शनल हैं दोनों एक दूसरे के, प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो V प्रोपोर्शनल ये इक्वल टू आ जाएगा IR, ये ओम का नियम है। ठीक है, यहाँ से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R जो है V/I, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था जिसको आपने रेजिस्टेंस नाम दिया, प्रतिरोध नाम दिया, रेजिस्टेंस नाम दिया, इसके बारे में अलग से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले 3 पॉइंट आपके सामने आए, एक है विभवांतर, एक है धारा, एक है प्रतिरोध। इनके बारे में आपको जानना है। ठीक है, ओम का नियम क्या कह रहा है? विभवांतर और धारा के बीच में जो ग्राफ है वो सीधी मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा है, अर्थात एक दूसरे के दोनों समानुपाती है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है उसकी बात करें हम, अदरवाइज ओम का नियम थ्योरी आपको पूरी दुनिया बताएगी, क्वेश्चन क्या आ रहा है उसकी बात करो। ये है V/IR, इसके अंदर आपको 3 भौतिक राशियां दिख रही हैं। एक है विभवांतर, इसके बारे में पहले जानना है। ठीक है, डेफिनेशन है कि कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को, कोई एक पॉइंट है A, उससे आप दूसरे पॉइंट B तक लेके जा रहे हो। ठीक है, तो ले जाने में 1 कूलाम आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है आपको, W, वर्क डन जो है वो भी 1 कूलाम आवेश के लिए, वो आपका हो गया विभवांतर A से B के बीच का। इसको आप विभवांतर बोलते हो। कि ऐसे एक डेफिनेशन मानो तो किसी विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एकांक परीक्षण, एक यूनिट चार्ज जिसको नाम दे सकते हो, यूनिट चार्ज को आप कोई एक फिक्स पॉइंट A पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य है, वो विभवांतर है आपका। ठीक है, और इसका यूनिट और डायमेंशन ये हो गया आपका जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसको जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट भी बोलते हैं। वे विभवांतर के बारे में आपको जानकारी मिल गई। ठीक है, इसका ये मात्रक हो गया और आपको विमा भी पता होनी चाहिए। हर चैप्टर में आपको बताऊं, जो भी भौतिक राशियां उन सब की मात्रक, विमा, परिभाषा, सूत्र आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में फिर बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे लग जाएंगे आपस में। आप फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो भौतिक राशियां एक चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ी हैं, तो दूसरे चैप्टर में भी आप उनको कोरिलेट कर सकते हो। आपस में कोरिलेट करने का फायदा यही है कि आपको उसकी सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, परिभाषा पता होना चाहिए, उसके बाद में फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद में उसकी यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है।
ठीक है, मात्रक और विमा, आपको ये 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला है W/Q, यानी इस पे न्यूमेरिकल आ जाए आपके, जैसा कि 10th क्लास में दिया हुआ है इस पे न्यूमेरिकल कि कोई 2 कूलाम आवेश है, Q का मान दिया हुआ है, ठीक है, और उसको कोई 2 बिंदु उनके बीच का विभवांतर है 10 वोल्ट, तो उस एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में, वो 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। W का मान पूछा है, Q इंटू VAB, यानी दोनों के बीच का विभवांतर कितना है, 2 कूलाम 10 वोल्ट का विभवांतर, ये आ गया 20 जूल का कार्य। RPSC में आने लायक क्वेश्चन है ये, आपको 10th क्लास में दिया हुआ है, ऐसे कैसे मिल जाएगा। ठीक है, कि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर आपको 10 वोल्ट दिया हुआ है और 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु उसी 10 वोल्ट के जो विभवांतर दिया वहां पे आपको लेके जाना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, 20 जूल। क्यों, परिभाषा यही है आपकी कि किसी विद्युत क्षेत्र में आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो लेके जा रहे हो किसी एकांक यूनिट चार्ज को या परीक्षण धनावेश को, तो किया गया कार्य है वो विभवांतर कहलाता है। ठीक है, फिर उसका बाद में उसका मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम, जिसको आप वोल्ट भी बोलते हो। विमा आप कैलकुलेट कर सकते हो, जूल की विमा क्या होती है, M1L2T-2। कैसे आया, जूल बल गुणा विस्थापन, कार्य और ऊर्जा की विमा एक ही होती है, और बल गुणा विस्थापन M1L2T-2। फिर कूलाम की विमा आप लिखोगे A1 इंटू T1। क्यों, पहले चैप्टर में आपको बताया था कि 7 मूल मात्रक है, उसमें A1 एम्पियर भी होता है, A1 हो गया, T1 हो गया। यहाँ इसको सही करोगे तो M1 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, T-3 हो जाएगा, A-1 हो जाएगा। विभवांतर की विमा आपको पूछा जा सकता है। ये मात्रक हो गया, विमा हो गया, परिभाषा हो गई, विभवांतर है क्या आपको पता चल गया। ठीक है, उसके बाद में आप देखो नेक्स्ट, इसके बाद में आगे चलते हैं, विभवांतर का काम आपका हो गया। फिर दूसरी भौतिक राशि क्या है, धारा, विद्युत धारा। स्टेप बाय स्टेप चलो। करंट, जिसको आप नाम दे रहे हो इलेक्ट्रिक करंट, परिभाषा है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी Q/T। आवेश प्रवाह की दर, ये Q हो गया चार्ज और ये हो गया आपका टाइम। डायमेंशन इसका एक तरह यूनिट मात्रक की बात करें तो चार्ज हो गया, इसको आप कूलम में नापते हो, दूसरा ये हो गया आपका सेकेंड में, तो इसको आपने एम्पियर ने साइंटिस्ट ने अपने नाम पे दे दिया, तो एम्पियर का मतलब क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका मात्रक भी आपको ध्यान होना चाहिए। एक तरीका तो ये है, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए आपको कि Q का मान दिया जा रहा है 2 माइक्रो कूलम, T का मान दिया हुआ है 10 सेकेंड, और विद्युत धारा का मान आपको पूछा है। सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आएगा, आपके क्या आ सकता है वो अभी बता दूंगा। ये हो गया कितना, 2 10, और ये माइक्रो कूलम को सीधा लिखोगे 10⁻⁶, तो यहाँ से आप इसको लिख दोगे 2 × 10⁻⁷ एम्पियर। ये आपके विद्युत धारा आ जाएगा। तो ये विद्युत धारा के बारे में आपको समझने के लिए सिर्फ इसका मात्रक, विमा और ये फॉर्मूला होना चाहिए। दूसरा, फिर इसको एक एग्जाम में 12th क्लास में ऐसे भी लिखा होता है, I = dQ/dt, यानी इसका डिफरेंशिएशन करो तो भी आपको मिल सकता है। ठीक है, T के मतलब कोई फलन के रूप में दिया हुआ हो, जैसे Q = T² + T + 1, और आपको पूछ रहा है T बराबर 2 सेकेंड पे विद्युत धारा का मान बताओ, तो अब की बार कैसे करोगे, आपको पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है। I = dQ/dt, अवकलन किया तो T² का अवकलन होता है 2T, फिर T का अवकलन होता है 1, और 1 का अवकलन होता है 0। I = 2T + 1, और T की जगह 2 रखो, तो 2 × 2 + 1, I = 5 एम्पियर। ये आपके आंसर आ गया। ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इतना इजी तो शायद नहीं पूछेगा, बाकी तो आपको देख तो लेना ही है। 10th क्लास में ये है और 12th क्लास में ये है, दोनों कठिनाई इस तरह आपको बता दिया, ये आपको दोनों आने चाहिए। ठीक है, ये विद्युत धारा हो गया आपका। उसके बाद में V = IR, विभवांतर हो गया, धारा हो गया, और फिर R बच गया, R = V/I, जिसको आपने नाम दिया रेजिस्टेंस, नाम दिया है प्रतिरोध, प्रतिरोध नाम दिया है।
विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध, ठीक है, उसकी ये डेफिनेशन आपको बताई गई है। विद्युत धारा में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। बाकी डेफिनेशन समझें 12th क्लास के हिसाब से तो फिर वही है कि जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, उनके साथ में जो सॉलिड स्टेट को वापस ले आओ, केमिस्ट्री में आपके जो चलती है, तो सॉलिड स्टेट में जो लेटिस पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे धनायन होते हैं, ठीक है, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध दिशा में गति कर रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव आयंस हैं लेटिस पॉइंट्स पे जो रखे हुए हैं वो गति नहीं कर सकते, ठीक है, उनका मास ज़्यादा होता है तो वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने की वजह से इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उनके वाइब्रेशन से कोलिजन होता है, उनका रास्ता बदल जाता है, और जो एकदम सीधे सीधे फ्लो हो रहे थे वो इधर उधर टाइम लगाते हैं। उनके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, बैरिकेड उत्पन्न हो रहा है, जो बैरियर्स आ रहे हैं, उनको रेजिस्टेंस नाम बोलते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में आप मानो तो विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न जो अवरोध है उसको प्रतिरोध आपने नाम दिया है, और ओम नियम से प्रतिरोध जो है वो विभवांतर और धारा के अनुपात के तुल्य होता है, ठीक है। इसको नाम दिया था आपने विभवांतर, और ये हो गया आपका विद्युत धारा। मात्रक की हम बात करें तो ये है वोल्ट और ये है एम्पियर, तो इसको आपने नाम दे दिया ओम, ठीक है। वोल्ट पर एम्पियर, इसको ओम भी नाम दे सकते हो। दूसरी बात यह है कि इसकी विमा, प्रतिरोध की विमा, मात्रक आपको पता है, विमा वोल्ट की विमा पहले निकालनी है आपको, तो वोल्ट की विमा भी आपने कैलकुलेट की थी, क्या आया था, जूल प्रति कूलाम, इसको आपने नाम दिया था वोल्ट को जूल प्रति कूलाम नाम दिया था, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो वोल्ट को जूल प्रति कूलाम, फिर एम्पियर ऐसे कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद में भी जूल को आपने लिखा है M1L2T-2, और कूलाम को भी लिखा था A1T1, फिर A1 एक और है, यहाँ से मिल रहा है आपको M1L2T-3A-2, ये प्रतिरोध की विमा हो गई, ठीक है। यहाँ से प्रतिरोध के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। तो ये ओम के नियम के अंदर जो तीनों बातें थी, आपको भौतिक राशियों के बारे में आपका इंट्रोडक्शन हो गया। V = IR ओम का जो नियम है, यहाँ पे आप विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ बना रहे हो, V और I के बीच में जो मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा है, यहाँ पे V लेते हो y अक्ष पे, x अक्ष पे I लेते हो। कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको इस वाली अक्ष पे I मिल सकता है, इस वाली अक्ष पे V मिल सकता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, उसके बारे में देखो। सबसे पहले वापस आप मैकेनिक्स में आप क्या पढ़ के आओ कि कोई भी यहाँ y और x के बीच में ग्राफ है और उसकी जो सरल रेखा है उसकी जो स्लोप है tan थीटा, जिसको आपने नाम दिया था प्रवणता, इसकी स्लोप है, झुकाव है, ढाल है, tan थीटा है, वो y/x आपने नाम दिया था, ठीक है। और वो हर एक के लिए, यहाँ पे विस्थापन था, यहाँ पे समय था, तो वो उसका स्लोप क्या बता रहा था, वेग को बता रहा था। यहाँ पे वेग था, यहाँ पे समय था, तो वो स्लोप किसको बता रहा था मैकेनिक्स में 1D 2D में, वो त्वरण को, एक्सीलरेशन को बता रहा था। यहाँ पे देखो V और I, यहाँ पे आप इसका एक्सीलरेशन निकालते हो, मान लो ये O हो गया, A हो गया, ये B हो गया, इस वाली एक्स पे आप V को लेते हो, इस वाली एक्स पे I को लेते हो, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, AB/OB, और यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, AB की वैल्यू V है, OB की वैल्यू I है, तो यहाँ से इसका स्लोप क्या मिल रहा है, M इसका स्लोप जो है tan थीटा AB/OB, और यहाँ से M tan थीटा V/I, और जो कि यहाँ से आपको पता चल रहा है V/I क्या है, R, M tan थीटा R। RPSC में क्वेश्चन यहाँ से आएगा, समझिए आप, इतना इजी क्वेश्चन है जिसको देखते ही हम घबरा जाते हैं, जबकि वो क्वेश्चन बहुत इजी वे में आप कर सकते हो। आपके क्वेश्चन कैसा आएगा समझिए, यानी विभवांतर और धारा के बीच में जो ग्राफ है, y अक्ष पे विभवांतर रखा हुआ है, x अक्ष पे विद्युत धारा रखी हुई है, ठीक है, और उनके बीच में जो ओम के नियमानुसार सीधी रेखा है, उसका जो ग्राफ की जो ढाल है, प्रवणता है, झुकाव है, स्लोप है tan थीटा, वो tan थीटा किसको प्रदर्शित करेगा, प्रतिरोध R को प्रदर्शित करेगा, रेजिस्टेंस को व्यक्त करता है वो। ये आपको, जैसे यहाँ पे विस्थापन होता है, समय होता है, तो वो इसका जो स्लोप है वो किसको व्यक्त करता है,
वो वेग को, वेलोसिटी को व्यक्त करता है। ऐसे यहाँ पे वेलोसिटी वेग है, वहाँ पे समय है, तो इसका जो ढाल है वो त्वरण को व्यक्त, एक्सेलरेशन को व्यक्त करेगा। वैसे ही यहाँ पे विभवांतर है, वहाँ पे विद्युत धारा है, तो इसका जो स्लोप है वो आप किसको प्रदर्शित करेगा, प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि दो अलग अलग धातु के तार लिए हुए हैं जिनके लिए V और I के मध्य ग्राफ बनाया हुआ ऐसे, एक के लिए ऐसे आया है, एक दूसरे तार B के लिए ऐसे आया है, बस इतना ही पूछा है। और निम्न में से सत्य कथन है RA इक्वल टू RB, यानी A का प्रतिरोध B का प्रतिरोध बराबर है। दूसरा है RA ग्रेटर देन RB, यानी प्रतिरोध A का प्रतिरोध B से बड़ा है। तीसरा है RA लेस देन RB, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये लो, ये मैंने अपनी तरफ से बना दिया, मेरे पास 3 ही ऑप्शन बन रहे थे, छोड़ो उसको। अब ये आपके क्वेश्चन है कि V और I ओम के नियमानुसार ग्राफ बनाए हुए, कोई हो सकता है ये उसके लिए सोने के, चांदी के लिए हो, ये एल्यूमिनियम के लिए हो। दो अलग अलग धातु के तार लिए, उनके लिए आपने वही जो अभी मैंने बताया था, डायग्राम बनाया था, ओम नियम से आपने वो प्रैक्टिकल किया, बैटरी लगाई, रियोस्टेट लगाया, वो की लगाई आपने, वोल्ट मीटर लगाया, मीटर लगाया, और फिर उसमें चेक किया और वो लैब में एक्सपेरिमेंट किया, तो आपको पता चला दोनों के लिए ऐसे ग्राफ बनाया तो अलग अलग ग्राफ आया ऐसा। ठीक है, वो रीडिंग आप जैसे बनाते हो सिंपल वे में, पहली रीडिंग यहाँ 0 0 पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, ऐसे 5 रीडिंग लेके, थोड़ा बहुत तो 12वीं क्लास में किया होगा, बचपन का याद आ रहा होगा आपको, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऐसे ये पॉइंट्स आपने लिए होंगे। ठीक है, ये बना के पूरा इसको बना के, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो एक इजी वे में तरीका ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इन दोनों में से, जो दोनों तार दिए उनमें से प्रतिरोध किसका ज़्यादा है, या तो दोनों का बराबर है या इस वाले का ज़्यादा है, R1 जो ये तार दिया हुआ है ये धातु का प्रतिरोध ज़्यादा है, और या फिर इसका ज़्यादा है, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो अभी अभी आपको लास्ट टाइम मैंने क्या बताया, इसके अंदर क्या दिया, जिसके लिए टेन थीटा, जिसका स्लोप ज़्यादा है, स्लोप क्या बता रहा है, प्रतिरोध R को बता रहा है। ठीक है, और जिसका ये देखो, एक ये थीटा है और दूसरा मान लो ऐसे बना हुआ है, ये बना हुआ, तो इसके लिए थीटा का मान ज़्यादा होगा। और टेन थीटा आपको पता है कि टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। यानी जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा रहे हो, टेन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। वापस इसमें आ जाओ, ये देखो, इसके लिए मान लो कितना है कोण, और इसके लिए कितना है, देखने से पता चल रहा है, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए 30 डिग्री है, इसके लिए 60 डिग्री है, बस इतना ही पता चल रहा है कि इसका झुकाव स्लोप कम है, ये एंगल कम बन रहा है, ये ज़्यादा बन रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए इसकी जो प्रवणता होगी, स्लोप होगा टेन थीटा का मान, टेन थीटा बी, और इसके लिए m2 इक्वल टू टेन थीटा ए। और यहाँ से आपको पता चल रहा है m1 जो है वो ग्रेटर देन है m2 से, यानी RB की वैल्यू है ग्रेटर देन RA से। तो कौन सा ऑप्शन है, यानी RA लेस देन है RB से। ये हो गया, ये RPSC में आने लायक क्वेश्चन है आपके। ओम नियम के जो ग्राफ है ना, वहां से ऐसा क्वेश्चन बनता है। बाकी सीधा सीधा क्वेश्चन तो आपके बन ही रहे हैं, वो क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है कि विभवांतर दे दिया, धारा दे दिया, प्रतिरोध का मान पूछा V/I, ये लो हो गया। ये क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन है, वो तो आप कर दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एक ये भी बनता है। उसके बाद में आगे चलते हैं, ये आपका हो गया। फिर नेक्स्ट है, ये जो प्रतिरोध है इसकी डिपेंड, ये किस किस कौन कौन से फैक्टर उन पे डिपेंड करता है। लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल की, ये कोई तार है मान लो, इसकी जो लंबाई है, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना ही उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। और ये जो इसका क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये बोलते हैं, ये जो इसकी त्रिज्या r है, तो a इक्वल टू क्या हो गया, πr²। क्रॉस सेक्शन एरिया जो इसका लेना है πr²। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से आपको मिल गया r प्रोपोर्शनल टू L/A, r प्रोपोर्शनल को उठाया तो ρ L/A।
ये आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट। ठीक है, यानी आपको ऐसे दे दिया क्वेश्चन, ये आता है आरपीएससी एग्जाम में। देखो वापस कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है कि दो तार हैं और एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। दो तार हैं, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और दोनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एरिया जो है वो भी समान है, परंतु पहला जो तार है वो दूसरे तार, उसकी लंबाई दूसरे तार की दुगुनी है। तो उन दोनों के प्रतिरोध पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, R1 इक्वल टू 2R2। यहाँ से सीधा सीधा पता लग रहा R समानुपाती L है। लेकिन उसके लिए आपको क्या देना पड़ा, पहले दोनों एक ही पदार्थ के बने हुए। ठीक है, अगर आप पदार्थ ही अलग कर दोगे दोनों का, एक सोना है, एक चांदी का, एक एल्यूमिनियम का है, एक कॉपर का, कोई भी आप ले तो फिर तो वो क्वेश्चन ही अलग हो गया फिर। ठीक है, और दूसरा एक ही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब इसको भी आपने फिक्स कर दिया, यानी सिर्फ ये बचा है। कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें दोनों एक साथ परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे किसी का उसको तार को खींच के लंबाई को दुगुना कर दिया, तो लंबाई खींच के दुगुना करोगे तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा। उस केस में आपको क्या होता है, R समानुपाती L स्क्वायर। ठीक है, कैसे है वो बता दूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, ज्यादातर आपके जो सिलेबस में है वो ही ध्यान रखना है। ठीक है, ये है समानुपाती स्थिरांक, जिसको आपने क्या नाम दिया, विशिष्ट प्रतिरोध भी नाम दे सकते हो, या फिर इसको नाम दे सकते हो आप प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। इसको नाम, दूसरा नाम है प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी नाम है इसका, रो जो है। और ये लंबाई चौड़ाई पे निर्भर नहीं करती, ये तापमान और पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करेगा। यानी इसकी डेफिनेशन बनाएं तो क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू रो L अपॉन ए, रो इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा RA अपॉन L। यहाँ से L इक्वल टू 1 मीटर हो, A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर हो, तो रो इक्वल टू क्या मिल रहा है, R। यानी कोई ऐसा तार जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या बन जाता है, वो फिर प्रतिरोध नहीं रहता है, वो स्पेशल बन जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। फिर विशिष्ट प्रतिरोध नाम दे सकते हो, या फिर ज्यादातर कॉमन वे में चलता है वो प्रतिरोधकता नाम है उसका, प्रतिरोधकता, जिसको आप रजिस्टिविटी नाम दे सकते हो। और इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर, यह ध्यान रखना है आपको, पदार्थ की प्रकृति यानी कौन सा पदार्थ है, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, और दूसरा है तापमान, ये भी आप बता सकते हो। ये दो फैक्टर ऐसे हैं जिन पे प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ठीक है, प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता हो जाता है, यानी जिसकी जितनी ज्यादा प्रतिरोधकता होती है चालकता कम हो जाएगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, प्रतिरोधकता रो इक्वल टू RA अपॉन L। लेकिन इसकी जो निर्भरता है, समानुपाती स्थिरांक एक नियतांक है जो कि किस पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति और तापमान पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी में कि एक कोई तार है जिसकी लंबाई है 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है 2 मीटर स्क्वायर। इस तार की लंबाई को 2 मीटर कर दिया और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को भी 4 मीटर स्क्वायर कर दिया, तो इसकी जो प्रतिरोधकता है वो कितनी हो जाएगी। पहला ऑप्शन था दुगुनी, दूसरा ऑप्शन था 3 गुना, चौथा ऑप्शन था 4 गुना, और चौथा ऑप्शन था कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये लो क्वेश्चन क्या है, सुनो ध्यान से। एक तार है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है, और उसी तार को आपने ऐसे मतलब वापस दूसरा कोई तार ऐसे मान लो जिसकी सेम ही पदार्थ का बना हुआ है और उसकी लंबाई 2 मीटर है, यानी उसी पदार्थ से कोई दूसरा तार बना है जिसकी लंबाई 2 मीटर है और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी प्रतिरोधकता कितनी होगी। तो इस नियमानुसार आप देखोगे तो वो तो आप बढ़ा के 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना निकाल लोगे, लेकिन आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, प्रतिरोधकता जो है वो लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल पे निर्भर ही नहीं करती है। तो आपको चौथा ऑप्शन करना पड़ेगा,
इस क्वेश्चन में एक पॉइंट आपको पकड़ना था कि लंबाई चौड़ाई तो ठीक है, लेकिन उसने ये कहा है कि उसी पदार्थ से बना हुआ कोई दूसरा तार है जिसकी लंबाई 2 मीटर है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी पदार्थ वही है, तो पदार्थ की प्रकृति बदली नहीं है, तापमान की कोई बात नहीं हो रही है, इसका मतलब उसके लिए भी प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप 2 मीटर ले हो, 10 मीटर ले हो, 50 मीटर ले हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपका पदार्थ समान है तो उसकी प्रतिरोधकता जो है, रजिस्टिविटी जो है वो समान रहेगी। एक पदार्थ के लिए फिक्स है, नियत है तो वही रहेगी। तापमान में परिवर्तन करोगे तो उसमें परिवर्तन हो सकता है, बाकी आपको लंबाई चौड़ाई से कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपका प्रतिरोध हो गया। वापस ओम नियम पे आ जाओ, क्वेश्चन वही था, V = IR, विभवांतर के बारे में पता चल गया, धारा के बाद में प्रतिरोध के बारे में पता चल गया। उसके बाद में प्रतिरोध R = V/I है, इसके बारे में, फिर इसके ग्राफ के बारे में क्वेश्चन आ गया। फिर प्रतिरोध की निर्भरता है, R समानुपाती L हो गया, R = 1/A हो गया, और R = ρL/A आ गया। यहाँ से प्रतिरोधकता आ गया, उसकी निर्भरता आपको पता चलेगी। उसके बाद में वापस प्रतिरोध है जिसको आप ऐसे लिखते हो, श्रेणी क्रम है, यानी 2 प्रकार के संयोजन आप कर सकते हो, ये श्रेणी क्रम हो गया, दूसरा प्रतिरोधों का समांतर क्रम हो गया। यहां से मुझे लगता है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में क्वेश्चन आना जरूरी है। ठीक है, ये समांतर क्रम, ये श्रेणी क्रम, ये मान लो प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये कोई बैटरी है V है, यहाँ पे भी R1 है, R2 है। ठीक है, श्रेणी क्रम के लिए आपको डायरेक्टली कंक्लूजन बता रहा हूं, R तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, बस फॉर्मूला ये होगा, R = R1 + R2। श्रेणी क्रम में क्यों, इस यहाँ से धारा बहेगी तो इसके लिए धारा सेम वही है, I धारा बह रही है, लेकिन विभवांतर V1 ओम नियम से, यहाँ पे विभवांतर V2। तुल्य प्रतिरोध है, R = R1 + R2। अब इस पे आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, कि कोई जरूरी नहीं है सीधे सीधे 2 प्रतिरोध जोड़ दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है, ये R1 + R2 या फिर V = V1 + V2। यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं मैं बता दूंगा आपको। वापस यहाँ पे यही है, ये धारा I बह रही है, यहाँ से I1, यहाँ से I2, वापस आके I हो गया। दोनों के लिए अब की बार आपको तुल्य प्रतिरोध R = 1/R1 + 1/R2 प्लस खूब सारे हों तो ... 1/Rn। तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में क्या होता है ये। अब इनके कंक्लूजन समझो आप, मान लो ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, तो श्रेणी क्रम में इनका टोटल कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 5 ओम। अर्थात श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो सबसे अधिक प्रतिरोध जो है, ये मान लो ये 2 है, ये 3 है, और रिजल्टेंट इनका आया है 5 ओम, यानी जो सबसे सर्वाधिक मान 3 है इन दोनों में, 3 से भी ज़्यादा आया है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा है, ये है मान लो आपका, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, तो फिर इनका तुल्य प्रतिरोध निकालो, 1/R = 1/2 + 1/3, ये हो गया 6, और ये हो गया 3 और 2, 5/6, और R = 6/5, यानी 2 से भी कम है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है वो सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम होता है, उसका मान प्राप्त होता है आपको ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके कि सिंपल, जैसे मान लो 2 प्रतिरोध दे दिए, फिर श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों दे दिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5 ओम दिया हुआ है, फिर 5 ओम दिया हुआ है, और ये पूछ लिया यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और पूछ लिया, पहला क्वेश्चन तो है, देखो अलग अलग टाइप के आ सकते हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ऑप्शन आ जाएंगे 4, मैं तो आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, A, B, C और D। ठीक है, उसके बाद में ये भी आ सकता है, इस परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, ये भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो 1 ओम प्रतिरोध है ना, 1 ओम प्रतिरोध, 1 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर,
ये लो, 3 टाइप के क्वेश्चन हैं प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समांतर क्रम में। 3 टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और आरपीएससी में यहीं से एक क्वेश्चन मिलेगा, दो, एक तो पक्का मिलेगा, 2 भी आ सकते हैं। और वो 3 टाइप के क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं वो आप देख लो। ऐसा कोई परिपथ आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं, इसको और भी मतलब थोड़ा जटिल बनाया जा सकता है। इजी वे में मैं बता रहा हूँ आपको कैसे सरल करना है। या तो पूछा जा सकता है आपको तुल्य प्रतिरोध, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना, इसकी जगह पूरे की बजाय एक प्रतिरोध हम बनाए डायग्राम में तो वहाँ पे क्या लिखा होगा, यानी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। उसके बाद में तुल्य प्रतिरोध आ गया तो यहाँ से विभवांतर दिया हुआ है, बैटरी लगी हुई है और पूरा प्रतिरोध आ गया तो आप धारा का मान I = V/R से कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। और तीसरा पूछा है कि यहाँ से धारा बह रही है तो फिर इस प्रतिरोध के सिरों पे ओम के नियमानुसार अलग विभवांतर आएगा, इस प्रतिरोध के सिरों पे अलग विभवांतर आएगा और ये जो प्रतिरोध है इनके सिरों पे अलग विभवांतर आएगा। ठीक है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन है। ये अगर आपने समझ लिए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक आपका पूरा हो गया, उसके बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे पहले तो तुल्य प्रतिरोध याद करें, पहला क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये 2 ओम और 2 ओम दोनों समांतर क्रम में हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, पहले एक बार ऐसे चेक कर लो, 1/R = 1/2 + 1/2। समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में ऐसे ही आता है तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ से R = ये LCM 2, 1 + 1, 2/2 और वापस फिर R को व्युत्क्रम करो तो 1 ओम, यानी इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आया, ऐसे मानो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 1 ओम। ठीक है, 1 ओम ये था, 5 ओम और 5 ओम वापस इसी तरीके से करेंगे, 1/R = 1/5 + 1/5। इसको सोल्व करोगे तो 2.5 आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। तो टोटल आपका तुल्य प्रतिरोध कितना आया इस परिपथ का, आप देखो, ये वाला इन दोनों को मिला के 1 ओम था, फिर 1 ओम था और फिर इन दोनों का 2.5 ओम था। टोटल ये आपका परिपथ तुल्य परिपथ बन गया। तो 2 और 2 ये हो गया 4.5 ओम। तुल्य प्रतिरोध आपको क्या मिला, 1 ओम इसका, 1, 2 और इसका 2.5, तो 4.5 ओम आप पहला आपका क्वेश्चन हो गया। ऐसे कैलकुलेट आपको करना है। दूसरा है परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। धारा ज्ञात करनी है तो आपको अब इसका इक्विवेलेंट तुल्य परिपथ बनाओगे तो ऐसे बनेगा, यानी एक ही प्रतिरोध होता तो कितना होता, 4.5 और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और ये कितनी लगी हुई है, 20 वोल्ट की। ठीक है, तो यहाँ से आपको धारा आ जाएगी I = V/R। ये हो गया आपका कितना, 20/4.5 एम्पियर। ये भाग लगा सकते हो। ये आपकी विद्युत धारा आ गई। तीसरा क्वेश्चन है 1 ओम के सिरों पर विभवांतर कितना है। 1 ओम के सिरों पर विभवांतर यानी यहां से धारा बह रही है कितनी, ये आपने कैलकुलेट किया, सीधा सीधा ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 20/4.5 एम्पियर। यहां से फ्लो हो रही है, पहले इसमें जाएगी फिर इसमें जाएगी, यानी इसके लिए विभवांतर V = क्या लिखोगे, I × R। V = 20/4.5 गुणा R का मान 1 ओम, यानी इतने ही आ रहा है विभवांतर वोल्ट। ठीक है, ये आपका विभवांतर आ गया। इसको कैलकुलेट कर लो, ये कैलकुलेट कर लो, पहला वाला आपने कैलकुलेट कर लिया। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हैं जो ओम नियम पे प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समांतर क्रम पे पूछा जा सकता है। या तो तुल्य प्रतिरोध पूछेगा आपको एक क्वेश्चन यहाँ से, तो मान के चलो, उसके बाद में वो नहीं पूछेगा, थोड़ा और आगे चला जाएगा और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके आपको किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान पूछा जा सकता है। और 1 ओम 2 ओम कोई से, ये 5 ओम के सिरों पे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इन दोनों के सिरों पे विभवांतर समान होगा, क्यों, समांतर क्रम में है, और यहाँ पे भी समान होगा, समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, और इन तीनों का ये विभवांतर और ये विभवांतर तीनों को जोड़ोगे तो ये जो बाहर बैटरी लगी हुई है उसके, ये जितना बैटरी का वोल्टेज उसके बराबर होगा। ठीक है, ये आपका प्रतिरोधों वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक हो गया। इसमें क्या क्या टॉपिक थे आपको बताओ, एक बार शुरू में देखते हैं। ये टॉपिक था, ओम का नियम हो गया, प्रतिरोध हो गया, धारा हो गया, विभवांतर हो गया, प्रतिरोधकता हो गया, श्रेणी क्रम समांतर क्रम हो गया। उसके बाद में बचा है विद्युत शक्ति। ठीक है, विद्युत शक्ति की आप बात करते हो, इलेक्ट्रिकल पावर P = W/T, ये तो आप पढ़ के आए हो। ठीक है,
यहाँ से भी आप W को अभी किया था, कार्य जो था वो विभवांतर गुणा W बराबर Q इंटू वी था, तो Q इंटू वी, ये T पहले से लग रहा है। विद्युत शक्ति इक्वल टू यहाँ से आपको क्या मिलेगा, Q अपॉन T, ये हो गया I, तो V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई। शक्ति को आप लिखते हो वाट में, और दूसरा मात्रक क्या हो गया, वोल्ट इंटू एम्पियर। ठीक है, ये आपका हो गया विद्युत शक्ति, जिसको आप वोल्ट इंटू एम्पियर लिख सकते हो। इसकी विमा आप कैलकुलेट कर सकते हो कि वोल्ट की विमा क्या है और एम्पियर साथ में आप लगा दोगे। तो ये आपकी शक्ति के लिए, विद्युत शक्ति के लिए P इक्वल टू वी आई, यही फॉर्मूला लगाना है। कोई भी परिपथ में आपको ये दिया जाए, मान लो ये कोई प्रतिरोध है 20 ओम, ठीक है, यहाँ पे कोई बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की, और इसमें शक्ति से P का मान पूछा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से पहले आप V दिया हुआ है कितना, 10 वोल्ट, धारा का मान कितना है, I इक्वल टू वी अपॉन आर, 10/20 यानी 0.5, यानी ये हो गया 0.5, तो P इक्वल टू मिल रहा है आपको 5 वाट। ऐसे आप किसी भी परिपथ में शक्ति ज्ञात कर सकते हो। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन क्या आएगा, जो विद्युत ऊर्जा शक्ति के माध्यम से, यानी शक्ति आप ये फॉर्मूले को यूज करके हमारे घर में जो विद्युत उपकरण हैं, उन उपकरणों द्वारा कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है, और उसका मात्रक ऊर्जा है, तो इसका मतलब उसको जूल में नापोगे आप। ठीक है, जूल का मतलब ये हो गया एक तरीके से, अभी शक्ति को आप लिखे थे, ये था कार्य और समय, यानी जूल, और भाग लगा रहे हो सेकंड का, और उसको आप बोल रहे हो क्या, वाट। ये बात समझने वाली बात है, समझिए आप एक बार। इसको मिटा के दोबारा लिख रहा हूं, यानी आरपीएससी में क्वेश्चन कैसे आएगा, वापस उसी की हम बात करें तो ये आएगा कि आपके घर में 100 वाट के 2 बल्ब लगे हुए हैं और डेली 8 घंटे जलते हैं, तो 1 महीने का कितना खर्चा आएगा आपके। यह क्वेश्चन आरपीएससी में आने वाला है, 10th क्लास में दिया हुआ है, जिसको आप अलग से ले सकते हो। मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर में यही क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनने का मतलब ये हो गया कि आपके पहले तो ये रखना है, ये आपने लिखा P इक्वल टू W अपॉन T, ठीक है। इसको आपने लिखा है, शक्ति का मात्रक वाट है, इसका मात्रक है जूल, इसका मात्रक है सेकेंड, इसका मतलब जो ऊर्जा है उसको आप लिख सकते हो वाट इंटू सेकेंड। जो विद्युत ऊर्जा है आपके घर में जो खर्च हो रही है, इसको वाट इंटू सेकेंड आप लिख सकते हो, ठीक है। जूल को एक तरफ जूल हो गया और एक तरफ हो गया आपका वाट इंटू सेकेंड। अब जो हमारे घर में हम एक तरीके से मापने का जो तरीका है उसको ये बोलते हैं कि कितने यूनिट बिजली आई, खर्च हुई, यूनिट जिसको नाम बोलते हो, और उस यूनिट को बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, ठीक है। यानी वाट इंटू आवर, इसको भी आप यूनिट में जूल में चेंज करो तो कितना आएगा, 1 किलो मतलब 10 की पावर 3, वाट ऐसे कैसे लिख दो, और आवर को सेकंड में बदलो आप, तो ये हो गया 60 इंटू 60, ठीक है। तो आगे मिल गया आपको क्या, वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड वो क्या लिख सकते हो, जूल। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, ये 10 की पावर 3 वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड, यानी इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो साथ में जूल। तो यहां से क्या मिल रहा है, 3.6 गुणा 10 की पावर कितना है, 6 है ना, ये हो गया 6 जूल। यानी एक यूनिट जिसको हम एक यूनिट बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर, या एक यूनिट जो हमारे घर में अपन विद्युत खर्च को जिस रूप में मापते हैं वो 1 यूनिट है, उसके अंदर कितने ऊर्जा होती है, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 यूनिट के अंदर, 1 किलोवाट घंटे के अंदर कितना जूल ऊर्जा होती है, 3.6 गुणा 10 की पावर 6, वाट इंटू सेकेंड से आपने किया है। अब यहीं से आप इसको न्यूमेरिकल कर सकते हो, कैसे कि आपके 100 वाट के कितने बल्ब हैं, 2 बल्ब हैं, यानी टोटल ये शक्ति कितनी हुई, 200 वाट, और डेली कितना जल रहे हैं, वो डेली जल रहे हैं 8 घंटे, ठीक है। यानी इनको सेकेंड में बदलो तो 8 इंटू 60 इंटू 60,
ये हो गया सेकेंड, ठीक है। और आपको चेक करना है कि एक महीने के अंदर, यानी वापस कितना हुआ, 30 से और गुणा कर दो उसको, 30 दिन हो गए, कितनी ऊर्जा खर्च होगी, ठीक है। तो आपको कितनी टोटल ऊर्जा खर्च करने के लिए क्या निकालोगे आप, वापस वही है, पहले तो किलोवाट घंटा के रूप में चेंज करोगे, ठीक है। तो पहले हो गया आपका वाट कितना है, 200 वाट। उसके बाद में डेली कितना आवर है, 8 गुना ये 60 गुना 60, और फिर वो भी कितने दिन तक, 30 दिन तक, ठीक है। और आपको आंसर क्या आ रहा है, इंटू लास्ट में सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड में आंसर आ रहा है। तो ऊर्जा इक्वल टू, आप पूरा कैलकुलेट करो कितना है, ये 200 है, फिर है 8 है, फिर 3600 है, फिर 30 है, और आगे भी क्या लिखा हुआ है, वाट इंटू सेकेंड, ठीक है। और आपको क्या लिखना है, वाट इंटू सेकेंड को भी किस में बदलना है, एक तरीके से किलोवाट आवर, इसको आपने यूनिट नाम दिया है, ठीक है। किलोवाट घंटा में आपको बदलना है, यानी किलो में चेंज करना है। तो कैसे करना है, इसमें किलो में चेंज करोगे, इसके आगे के लगाओगे, इसका मतलब 1000 का भाग हो जाएगा। किलो का मतलब 10 की पावर 3, किलो में चेंज करते 1000 का भाग लग गया। तो आंसर क्या आया आपके, यहाँ से कुछ कट रहा होगा, ये 3 0 ये गया, ठीक है। क्या मिल रहा है आपको, 200 गुणा 8 गुणा 36 गुणा 3, ये लो, ये आपके आ गया किलोवाट आवर, ठीक है। और उसको भी किलोवाट सेकेंड है, इसको भी आवर में बदलो तो वापस वही 3600। हालांकि शुरू में भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको आवर 8 घंटे सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, वो भी हो सकता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो ये पूरा का पूरा ये भी आपके कट जाएगा, और फिर ये 2 0 यहाँ से कट जाएंगे। तो टोटल आप सिंपल वे में कैलकुलेट करो। अगर आपको मान लो किलोवाट घंटा यूनिट के रूप में पूछा जाए तो सीधा का सीधा वाट, और इसको भी किलो में चेंज करके घंटे से गुणा कर दो, सेकंड में बदलने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जूल में पूछ ले तो फिर आपको आवर को सेकंड में बदलना है, फिर वो वाट हो गया, वाट इंटू सेकंड, उसको आप जूल मानोगे, ठीक है। मतलब इसको दोबारा करके बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा तरीके समझाने का तरीका अलग हो गया, आप एक बार समझिए। यानी आपको इसको यूनिट के रूप में चेंज करना है, इसका मतलब किलोवाट घंटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाट दिया हुआ है 200 वाट, इसको किलोवाट में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 200/1000, इसको आप किलोवाट लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले तो किलोवाट हो गया ये वाला, यानी शक्ति कितनी है आपकी, 200, ठीक है, और 1000। फिर घंटे कितने हैं, 8 घंटे हैं, ठीक है। उसके बाद में भी एक महीने के अंदर कितने, 30 दिन हो गए। तो ये टोटल जो आ रहा है ये आपकी यूनिट की संख्या आ जाएगी, यानी ऐसे गुणा कर दो, ये हो गया। तो कितना, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 यूनिट, 48 यूनिट आपके खर्चा है, एक तरीके से विद्युत खर्च हो जाएगी। विद्युत ऊर्जा इतनी यूनिट है, 48 यूनिट खर्च हो जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मान लो 1 यूनिट का खर्चा है 10 रुपए, तो टोटल एक महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, तो ये हो गया आपका 48 गुणा 10 = 480 रुपए। आरपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आपके आ सकता है, विद्युत ऊर्जा पे इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में आ सकता है। क्वेश्चन दोबारा समझिए, थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हुआ होगा क्योंकि मैंने समझाया थोड़ा अलग तरीके से है। मैं ये सोच रहा हूँ कि हर एक चीज़ को 10th क्लास से शुरू करें लेकिन 12th क्लास के लेवल तक जाएं। देखो आपके ऐसे हो सकता है, एक 200 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट की एलईडी या सॉरी कोई भी दूसरा आप ट्यूबलाइट मान लो, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल इतना हो गया, ठीक है। टोटल आपके पावर कितना खर्च हो रहा है, 300 वाट, ठीक है। डेली कितना चल रहा है, 8 घंटे, ठीक है। और एक महीने में कितना चलेगा, गुणा 30 गुणा कर दोगे। यहां से आपको कितनी शक्ति आ रही है, एक तरीके से ऊर्जा जो खर्च होगी आपकी, पावर इतना था, ऊर्जा गुणा कर दिया समय से, तो कितना आ रहा है, 300 गुणा 8 गुणा 30, और आगे भी क्या है, वाट इंटू घंटा, आवर, वाट इंटू आवर हो गया, ठीक है। इसको भी आपको यूनिट का मतलब क्या होता है मैंने बताया, ये ध्यान रखना है आपको। एक यूनिट जो है उसको लिखते हो आप किलोवाट घंटा में, और यहां पे आपको क्या मिल रहा है, वाट इंटू आवर, इसको किलो में बदलोगे यानी 10 की पावर 3 1000 का भाग लगाओगे,
जैसे आप 1000 से डिवाइड करोगे ये क्या बन जाएगा, यूनिट। इसको आपने क्या नाम दे दिया, यूनिट, जो हमारे सामान्य भाषा में जिसको हम बोलते हैं। तो विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च हुई, यहाँ से आपको मिल रहा है, ये 3 जीरो गया तो कितना आया, 9×72 78 यूनिट। ये आपका एक महीने के अंदर इतनी यूनिट आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन किया है, विद्युत ऊर्जा की खपत आपकी 72 यूनिट है। अब यूनिट के एग्जामिनर कितने रुपए दे, एक यूनिट के 10 रुपए दे तो उसको 10 से गुणा कर दोगे, 8 रुपए दे, 7 रुपए 90 पैसे दे, जो भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद में वापस आ जाओ, ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी पावर। उसके बाद में केवीएल केसीएल, ये आपके सिलेबस में आरपीसी एग्जामिनर यहाँ तक नहीं आएगा, फिर भी आप कर लो, छोटा सा क्वेश्चन है। केवीएल केसीएल कैसे बनते, किरचॉफ के 2 नियम है। पहला नियम है केसीएल यानी किरचॉफ का धारा नियम। धारा नियम होता है किसी संधि बिंदु मान लो जिसपे 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिलती हैं, कोई प्रतिरोध तार आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ठीक है, एक इधर को जा रहा है, तो इस संधि बिंदु पे जितनी भी धाराएं मिलती हैं उन सब का बीजगणितीय योग। विद्युत धारा क्या होती है, अदिश राशि होती है, ये ध्यान रखना। विद्युत धारा जो होती है वो अदिश राशि होती है। तो किरचॉफ का नियम ये कह रहा है कि किसी संधि बिंदु, ये पॉइंट है संधि बिंदु का, यानी इस पॉइंट का नाम क्या है, इसको नोड बोल सकते हो आप। नोड का मतलब ये है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिल रही हो, ठीक है। कौन से वाली, एक जिसमें मान लो विद्युत धारा इधर ये आई आ रही है, I1 मान लो, इसको I2 मान लो, इसको I3 मान लो, जो भी जितने भी विद्युत धाराओं की शाखाएं मिल रही है उन सब का बीजगणितीय योग, और बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। और I को आप लिखते हो Q/T बराबर 0, ये अगर 0 बता रहा है तो यहां से Q इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 सिग्मा Q। इसका मतलब जितना आवेश आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, यानी किरचॉफ का पहला जो नियम है वो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, पहली बात। यानी एग्जाम में अगर आपके सेकेंड ग्रेड में आ जाए तो क्वेश्चन क्या आएगा, ये आपको 2 क्वेश्चन, 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं किरचॉफ के नियम पे, वो आप एक बार समझिए। किरचॉफ का पहला नियम है जो धारा का नियम जिसको आप बोलते हो, आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण। दूसरा पॉइंट है नोड पर किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या है, 0 है। तीसरा है अगर मान लो इस पे आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए तो कैसे आएगा, आपको ये एक पॉइंट लेना है, मान लो ये अलग अलग ऐसे शाखाएं, कुछ भी सीधी भी दे सकती हैं, ठीक है। ये इस बिंदु पे आने वाली धाराओं को आप पॉजिटिव ले लो और जो बाहर की ओर जा रही हैं उनको नेगेटिव ले लो, बस, और उनका बीजगणितीय योग कर दो। मान लो आपको इधर की ओर ये पूछ रहा है 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 0.5 एम्पियर बाहर जा रहा है, इधर की ओर कितना एम्पियर जाएगा, तो आपको क्या लिखना है, ये प्लस का 2 है, ठीक है, इसको आपने I नाम दे दिया। ये बाहर की ओर जा रहा है, माइनस का 0.5 है, फिर ये भी बाहर की ओर जा रहा है, माइनस का I है इक्वल टू 0, सिग्मा I का मतलब बीजगणितीय योग सबका 0 रखना है। 2 एम्पियर प्लस किसको लिखना है, जो अंदर की ओर आ रही है, ये दोनों बाहर जा रहे हैं, माइनस I लिख दिया, ये भी बाहर जा रहा है, माइनस 0.5 लिख दिया, ये 2 एम्पियर प्लस का लिख दिया। यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ये I इधर आ जाएगा तो कितना मिल रहा है, 1.5 एम्पियर। ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि यहाँ तक नहीं आएगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। इस पे 2-4 क्वेश्चन और सोल्व करके आपको डिटेल सॉल्यूशन इजी वे में दे दूंगा, उसको आप करोगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि बहुत ही सरल सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है किरचॉफ का दूसरा नियम है वो केवीएल, जैसे उसमें लिखा आपने वही कोई, अब की बार क्या है, आपको बंद परिपथ लेना जरूरी होता है। दूसरे नियम के लिए आपको बंद परिपथ मान लो कोई, ठीक है, उस बंद परिपथ के अंदर जितने भी विभवांतर हैं और विद्युत वाहक बल हैं, इनके तार के सिरों पे विभवांतर मान लो, इनके विद्युत वाहक बल हैं, जितने भी विद्युत वाहक वोल्टेज हैं उन सब का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0। और ये V0 यानी W/Q इक्वल टू 0 लिखते हो, W इक्वल टू 0 हो गया। W यानी यहाँ पे कार्य और ऊर्जा, अर्थात ये किस पे आधारित है, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है दूसरा नियम। इस पे न्यूमेरिकल आपके नहीं आएगा, ठीक है।
आएगा तो फिर भी एक दो क्वेश्चन आपको मैं उस पर विथ सॉल्यूशन करके दे दूंगा, हालांकि यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, अपने सेकंड ग्रेड सिलेबस में ये नहीं है। इतना ध्यान रखना, किरचॉफ का दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो पहला पार्ट जो आपका था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ओम का नियम हो गया, रेजिस्टेंस प्रतिरोध हो गया, धारा हो गई, विभवांतर हो गया, प्रतिरोधकता हो गया, श्रेणी क्रम समांतर क्रम हो गया, विद्युत शक्ति हो गई, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, और केवीएल केसीएल हो गया, यहां से मुश्किल है क्वेश्चन आना। आप तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम को अच्छे से करना है, उस पे 3 टाइप के क्वेश्चन बन गए हैं, वो मैंने आपको बता दिए। विद्युत शक्ति अच्छे से करना है, और ओम के नियम पे भी जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आपको सही से करना है। ये आपका पहला पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर में हो गया। पहले आपको 10th क्लास वाला पढ़ना है, उसके बाद में आपको नोट्स पढ़ने हैं, और फिर ये वीडियो देखना है, ठीक है। वीडियो को मतलब अच्छे से दोबारा इसको आप रिवाइज करना है। दूसरा पॉइंट आपके था जो लास्ट हम बात करें उस पर, हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें फिक्स क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में ज्यादा दिया हुआ है नहीं, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले ओरेस्टेड ने प्रयोग किया था, और उसने बताया था हमें कि कोई तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और वो ओरेस्टेड ने प्रयोग करके दिखाया था, जैसे एक कोई परिपथ बनाया था और उस एक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की थी बैटरी लगा के, ठीक है, और उसके पास में कोई चुंबकीय सुई ऐसे रखी थी, जैसे इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, बैटरी लगा के विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, ठीक है। ऐसे ही वापस फिर दोबारा बैटरी की पोलैरिटी ध्रुवता को भी बदलते हैं, प्लस माइनस वापस कर देते, धारा की दिशा को बदलते हैं तो भी चुंबकीय सुई में विक्षेप बदल जाता है। ये ओरेस्टेड का एक छोटा सा प्रयोग था, तो 10th क्लास में आप देख सकते हो। हालांकि क्वेश्चन वहां से कुछ नहीं आ रहा है, उसका कंक्लूजन क्या था, वो है कि कोई तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव शुरुआत में हमने इस चैप्टर का नाम दिया है। और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम हैं, वो आपको समझने हैं। एक तो है दक्षिण हस्त का पेच नियम, जिसको ये कि कोई मान लो, ठीक है, स्क्रू, जो जिसको स्क्रू पेच नियम को, पेच को स्क्रू भी बोलते हैं, इसको आप जैसे ही यहां से दीवार के अंदर दक्षिण हस्त यानी राइट हैंड साइड की ओर से ऐसे घुमाओगे, तो अगर ये जो डायरेक्शन है ऊपर की ओर, ये विद्युत धारा की दिशा अगर शो कर रही है, विद्युत धारा की दिशा दिखा रही है, तो इसको जिस वे में ऐसे आप घुमा रहे हो वो क्या कहलाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये पेच का नियम हो गया, ठीक है। यानी स्क्रू की जो नोक है वो अंदर की ओर जा रही है, जो नोक है वो धारा की दिशा अगर प्रदर्शित करती है तो जिस डायरेक्शन में आप इसको घुमा रहे हो स्क्रू को, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। दूसरा है सेम, इसी को और अच्छे से एलिब्रेट किया, ये कर दिया आपका दक्षिणाहस्त का नियम, राइट हैंड रूल, ठीक है। दक्षिणाहस्त नियम के अनुसार भी ऐसा है कि एक कोई तार है जिसके अंदर विद्युत धारा बह रही है, उसको आप ऐसे पकड़ लो, और ऐसे पकड़ के जैसे जो अंगूठे की दिशा की ओर, ये जो अंगूठा जिस डायरेक्शन में है वो अगर विद्युत धारा की दिशा बता रहा है, तो जो ये मुड़ी हुई अंगुलियां है ना, वो मुड़ी हुई अंगुलियां आपको किसकी दिशा बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम हैं, ठीक है। वो आपको 10th क्लास में दोनों के दोनों ये नियम आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है। तीसरा फिर ये बायो सावर्ट नियम, ये हमारे 10th क्लास में नहीं, लेकिन इसी से रिलेटेड इस चैप्टर मैग्नेटिज्म में आ जाता है। क्यों, बायो सावर्ट नियम भी यही कहता है कि आप तार के अंदर, जैसे ओरेस्टेड ने प्रयोग किया, ठीक है, कि धारावाही चालक तार कोई है, उसके पास आप कोई चुंबकीय सुई ले जाते हो तो उसके अंदर धारा प्रवाहित होने के कारण विक्षेप उत्पन्न होता है, इसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वहीं से उसके बाद में वो उसके पास में कोई धारावाही तार है और इसमें विद्युत धारा आई फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट कोई फ्लो हो रही है आई, और उसके नजदीक कोई डिस्टेंस है, दूरी है आर, और वहां पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उसका परिमाण ज्ञात करने के लिए फिर बायो सावर्ट ने अपना फॉर्मूला दिया। वो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई मान लो एक तार है जिसके अंदर फ्लो हो रही है करंट आई, ठीक है, यहां से आप मान सकते हो कि ये डिस्टेंस आर है और इस बिंदु पी पॉइंट पे आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उसके लिए बायो सावर्ट ने क्या कहा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, जो करंट फ्लो हो रही है इसमें आई, ठीक है, आई डी एल, इसका कोई अल्पांश ले लिया आपने, डी एल, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर,
ये फॉर्मूला दिया हुआ है, अर्थात जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, ये आपको ध्यान रखना है, B प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है। I इसके अंदर बहने वाली धारा का परिमाण है, ये जितनी ज़्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। बायो सावर्ट का नियम है μ0/4π I dl sin θ/r²। ये डायरेक्टली भी आपको पूछा जा सकता है, हालांकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कोई धारावाही चालक तार है। ठीक है, अब एक और बात, वापस वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप ज्ञात करने की बात करो। ये अंगूठे की दिशा है, धारा इस दिशा में जा रही है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कहाँ होगा, इसके अंदर की ओर, यानी ऐसे बना दूं मैं, इस तार के ऐसे करोगे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा, और इधर की ओर देखोगे आप, ये धारा की दिशा बह रही, तो यानी ये बाहर की ओर निकलता हुआ। ऐसे इस तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो ऐसे बनेंगे, ऐसे आप मान सकते हो। ठीक है, ये कोई तार है जिसके अंदर विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो इस डायरेक्शन में आप देखोगे तो जो अंगुलियां आपकी मुड़ रही हैं, अंदर की ओर मुड़ रही हैं, तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया तल के लंबवत अंदर की ओर, और इधर की ओर आप करोगे तो ये इसको डॉट कर दिया तल के लंबवत बाहर की ओर। बस इतना सा ध्यान रखना है, और ये बायो सावर्ट नियम है। इस पे छोटा बहुत क्वेश्चन वगैरह ये इतना ही पूछा जा सकता है कि कोई एक तार है जिससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दिया हुआ है आपको इतना, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे उसी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो यहाँ से समानुपाती के हिसाब से। ये 1/r² है। पहले मान लो जितनी दूरी 2 सेंटीमीटर है और फिर 4 सेंटीमीटर पूछ लिया है, तो दूरी को दुगुना कर दिया, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसका भी दुगुना, यानी स्क्वायर है, तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बायो सावर्ट का नियम था। यहाँ से आप चुंबकीय क्षेत्र, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, अब आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये आपका सिलेबस में। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, उससे पहले आपको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स होता है जो मैंने अभी बताया, नाम लिया चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, एन और एस आप बना रहे हो मान लो, ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे बन रही है। ठीक है, चुंबकीय, जिनके मतलब एक तरीके से काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी आप व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, एन से एस की ओर। ठीक है, वो चुंबकीय बल रेखाओं की किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो होती है उसको आपने चुंबकीय फ्लक्स नाम देते हो, और उसको वेबर नाम के साइंटिस्ट ने अपने नाम पे दिया था, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया, वेबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी जैसे विद्युत फ्लक्स होता है वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स। फॉर्मूला क्या आपने बताया कि पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, एक परिभाषा ये। दूसरी होता है चुंबकीय क्षेत्र B। ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश, इसको नाम दे दो आप S वेक्टर नाम दे दो, A वेक्टर एरिया वेक्टर नाम दे दो, B एरिया वेक्टर का अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को आप लिखते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, B का परिमाण, A का परिमाण और cos थीटा। यानी ये जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक आप क्या बता रहे हो, वेबर। ठीक है, इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, इसका कोई मात्रक नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक एक तो ये हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक। दूसरा, इसको टेस्ला भी बोलते हैं, इसका एक मात्रक टेस्ला है। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, एक मात्रक वेबर है, दूसरा मात्रक का भी है, और अपन देख लेंगे। एक तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी हो गया, एक सबसे इंपॉर्टेंट है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वो वेबर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट मात्रक है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, वहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चुंबकीय फ्लक्स है। अब चुंबकीय फ्लक्स में आपको परिवर्तन करना है तो 3 तरीके से कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं। एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। ये कोई फॉर्मूला है चुंबकीय फ्लक्स का, φB = BA cos थीटा। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल सदिश है, दोनों के बीच का कोण है। ठीक है, किस कारण चेंज हो सकता है, या तो B के मान में चेंज हो तब फ्लक्स के मान में चेंज होगा। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र को आप कम ज्यादा कर रहे हो,
या फिर क्षेत्रफल के मान में परिवर्तन हो तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, या फिर दोनों के बीच में जो एंगल है उसमें परिवर्तन करो तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन जितने भी हैं उन सबको फैराडे ने नोट किया, और फैराडे ने आपको क्या बताया, अपने नियम दे दिए कि किसी भी, जैसे ये चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, कोई एक कुंडली है उसके चुंबकीय फ्लक्स में आप परिवर्तन करते हो तो उसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी वोल्ट, जिसको वोल्ट में आप नापते हो, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसको प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है, प्रेरित विद्युत, इंड्यूस्ड जिसको नाम देते हो आप इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल। फैराडे ने क्या दिया, अपना पहला नियम, फैराडे का पहला नियम कि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और धारा उत्पन्न होती है उसको प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको बोल सकते हो आप। ठीक है, ये फैराडे का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, पहले नियम को ही और ज्यादा उसको संशोधित कर दिया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका मान जो होता है ई, जिसको आपने नाम दे दिया, कोई भी डिनोट कर दो, वो उसमें परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के तुल्य होता है। ठीक है, ये डी फाई बी अपॉन डी टी, माइनस का निशान लेंज नियम से आ गया कि लेंज नियम क्या कर रहा है, जिस कारणों का उनकी उत्पत्ति हुई है उन्हीं कारणों का वो विरोध करते हैं। एक तरीके से ये मान लो कि ऊर्जा संरक्षण की वजह, लेंज नियम भी ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, हालांकि वो अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आप मान सकते हो कि फैराडे के दो नियम थे। पहला नियम जो आपके सिलेबस में है वो कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हो तो क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक बात। दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन करते हो तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है, E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, यानी फ्लक्स का समय के सापेक्ष अवकलन कर दो। ठीक है, यानी फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ये पॉइंट पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आता है वो देखो, यानी फैराडे का जो फाई की बात करते हो आप चुंबकीय फ्लक्स की, तो वो होता है बी ए कोस थीटा। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ए क्या है, क्षेत्रफल, और थीटा उनके बीच का कोण है। इसको आपने दे दिया नाम चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको नाम दिया है। ठीक है, फैराडे का नियम क्या कह रहा है, विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, ये फैराडे का नियम है। इसको, और इसी पे आधारित आपने विद्युत जनरेटर जो नाम दिया था, और इसी में ये विद्युत वाहक बल है, इसको वोल्ट में नापते हैं। तो फ्लक्स का एक और मात्रक देखो आप, ये फ्लक्स है इधर और ये समय है, तो फ्लक्स का दूसरा मात्रक देखो, वोल्ट इनटू सेकेंड। ये एग्जाम में कई बार डायरेक्ट भी आता है, निम्न में से विद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन सा मात्रक सही है। देखो चार, एक एग्जाम में आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा मात्रक विद्युत फ्लक्स का नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है। ठीक है, पहला आपको दिया हुआ था वेबर, दूसरा आपको दिया हुआ था वोल्ट इनटू सेकेंड। ठीक है, तीसरा मात्रक आपको दिया हुआ था, ये था एम्पियर इनटू सेकेंड इनटू ओम, और चौथा मात्रक दिया हुआ था वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो वेबर फ्लक्स का मात्रक होता है, आपको पता है, वोल्ट इनटू सेकेंड यहां से आया है, तीसरा एम्पियर इनटू सेकेंड इनटू ओम, ये क्या है, या वोल्ट को लिखा है, ये देखो वोल्ट को V इक्वल टू आई इंटू आर लिखते हो ना, तो एम्पियर इंटू ओम ये हो गया, और सेकंड पहले के पहले था, यानी ये भी चल रहा है। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर तो B का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, फ्लक्स का मात्रक नहीं होता है। एग्जाम में ये भी आ गया था एक बार आरपीएससी एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्लक्स का मात्रक क्या है। फैराडे के दोनों नियम, पहला नियम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होते हैं। दूसरा जो नियम है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यानी फ्लक्स का आपको डिफरेंशिएशन अवकलन करना है। ठीक है, और वो
उसी में ये विद्युत वाहक बल वोल्ट में मिल जाएगा, और इसके आगे मान लो अगर आपको ये मिल गया E = d∅/dt, जो भी कोई मान आए इसका, मान लो 4 वोल्ट आ रहा है, और वो कुंडली का जो प्रतिरोध है मान लो वो 2 ओम दिया हुआ है, तो धारा का मान कितना हो जाएगा E/R। 4 वोल्ट फिर प्रतिरोध है 2 ओम, यानी 2 एम्पियर की विद्युत धारा आ जाएगी, ये प्रेरित धारा हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसी पे आधारित आपने क्या कर दिया, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र दे दिया। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का डायग्राम आपके एग्जाम उसमें बुक में देख लो बना हुआ, ठीक है, उसको छोड़ो, डायग्राम नहीं आएगा। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में भी यही है सेम, वो कुंडली है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नाम काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा जो है, मैकेनिकल एनर्जी जो है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कैसे करोगे, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का काम क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन करो आप। 2 चुंबक बने हुए थे और फिर एक कुंडली थी आर्मेचर, जिसको आपने घुमाया, घुमाने से क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन। ϕ = B.A, यानी ϕ = BA cos थीटा, और थीटा को भी आप क्या लिखते हो, रोटेशनल मोशन में थीटा = ω/t। हर एक चैप्टर आपस में जुड़ा हुआ, मैंने आपको बताया था। रोटेशनल मोशन में घूर्णन गति में आप पढ़ के आए हो थीटा = ω/t, कोणीय वेग, घूर्णन आवर्ती, समय हो गया, और ये कोणीय विस्थापन थीटा। थीटा = ω/t लिख सकता हूं मैं, तो ϕ = BA cos ω/t। ये फ्लक्स है, इस फ्लक्स में आप समय के साथ परिवर्तन कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, पर प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल रहा है। ठीक है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल में आप प्रतिरोध का भाग लगाओगे तो प्रेरित धारा मिल जाएगी। तो आपके क्वेश्चन क्या बन रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल = d∅/dt, ये आपका क्वेश्चन था। E ये 10th क्लास में नहीं है, 10th क्लास में सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, बेसिक सा नॉलेज है उसके बारे में ये दे रखा है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र काम क्या है उसका, एक तो सिद्धांत क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, एक क्वेश्चन हो गया। फिर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जिसको हम और बना सकते हैं, आरपीसी एग्जामिनर पूछ सकता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि ये फ्लक्स था, d/dt अवकलन है, फ्लक्स का फॉर्मूला आपने लिखा BA cos ω/t। कैसे आया, फ्लक्स की परिभाषा होती है क्या, ϕ = B.A, चुंबकीय क्षेत्र ये n है, ये ऐसे बना हुआ है ना, क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच में कोण, आप इसको घुमा रहे हो तो कोण बदल रहा है। इसका मतलब विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या थी वो कम ज्यादा हो रही है, कटने वाली विद्युत, क्रॉस होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या एक बार ऐसे फिर एक बार कम ज्यादा, यानी हर बार परिवर्तन हो रहा है, प्रत्येक चक्कर में कम हो रहा है, और लास्ट में प्रत्येक चक्कर मतलब चक्कर उसको काउंट, एक सर्कल साइकिल बोल दिया, हर एक साइकिल में बदलना, प्रत्येक चक्कर को फिर हिंदी में बात करो तो प्रति आवर्ती में चेंज करना है, और प्रत्येक आवर्ती में उसकी ध्रुवता बदली। इसका मतलब इससे जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, प्रत्येक अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्येक प्लस आवर्ती प्रत्यावर्ती, और वो यहीं से बना है, हर बार उसके फ्लक्स में आप परिवर्तन कर रहे हो। ठीक है, उसके कारण आपको क्या मिल रहा है, यहां से आप लिख रहे हो BA cos ω/t = BA माइनस का BA, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d/dt cos ω/t। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट ने कहा सर अवकलन भी सिखाओ, थोड़ा तो आना चाहिए आपको। देखो cos थीटा का अवकलन होता है sin थीटा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया sin ω/t, फिर ω/t का हो गया ओमेगा, वो गुणा में आ गया, तो E = आपको क्या मिला, BA ओमेगा sin ω/t। ये तो इसमें एक फेरा है, n फेरे हों तो NBA ओमेगा sin ω/t। अब यहां से देखो इसका हम ग्राफ बनाएंगे ना आपको, यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से जो वोल्टेज मिला है आपको, वो मिला है NBA sin ω/t। अब आप t का मान 0 रख सकते हो, t का मान फिर अलग अलग टाइम पे कुछ भी सेकंड t सेकंड रखो, और इसका ग्राफ बनाओगे E और t के बीच में, तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। और ये किसका ग्राफ है, AC वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टता। तो यानी जो AC जनरेटर है आपको, वो प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रदान करता है,
और वो वोल्टेज का मान क्या है, एन बी ए ओमेगा, अच्छा ओमेगा भी था ना इसमें, ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहां से आपको प्रत्यावर्ती वोल्टता ई इक्वल टू, इस पूरे को आप ई नोट ले सकते हो, ई नोट साइन ओमेगा टी। धारा के लिए बात करोगे तो आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अब कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे थे सर इस चैप्टर में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर भी जो 12वीं क्लास में दे रखा है एसी परिपथ, वो भी आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये यहीं पे खत्म हो जाता है। ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है, प्रत्यावर्ती विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, उसका परिचय सेकेंड ग्रेड के जो सिलेबस में दे रखा है वो यहाँ तक पूरा हो जाता है। उसके बाद में आपको फिर एसी परिपथ है, आरएलसी सर्किट है, आरएल परिपथ है, आरसी सर्किट है, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये आपका सिलेबस में नहीं है, पहले थे। आपको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में भी बस फाइनल यहाँ तक आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। ये आपका टॉपिक था। वापस एक बार देखते हैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं इसके अंदर। पहले इस चैप्टर के 2 पार्ट थे, एक पार्ट था जो करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा पार्ट था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और विद्युत चुंबकीय प्रेरण। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको 4-5 टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए। यहाँ पे क्या बन रहे हैं, एक तो इंट्रोडक्शन में आपको बन रहा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर बायो सावर्ट नियम के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं। इंट्रोडक्शन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपको, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन छोटे हो रहे हैं एक तरीके से कि हाँ ये एक कुंडली को इधर लेके एक चुंबक को लेके आ रहे हैं, उसके अंदर एक दूसरी एक कोयल बनी हुई है, उसके नज़दीक लेके जा रहे हैं, उसके अंदर चुंबकीय प्रेरण के कारण कैसे धारा उत्पन्न होगी, चुंबकीय सुई में विक्षेप कैसा होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। दूसरा है इसी के साथ विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन बन रहा है चुंबकीय फ्लक्स पे। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में आपको इवन उसका मात्रक, और मात्रक भी 2-3 मात्रक आपको ध्यान होना चाहिए उसके, और उसका फॉर्मूला फाई बराबर चुंबकीय क्षेत्र बी इंटू बी डॉट ए, यानी चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फैराडे का नियम। यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फैराडे के दोनों नियम है और उसमें भी दूसरा नियम E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी आपको दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन भी कैसे आएगा, इवन सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। फाई बी चुंबकीय फ्लक्स दिया हुआ है आपको टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है, और ये पूछ रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। इसमें फ्लक्स समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, पता चल रहा है आपको, समय के साथ परिवर्तनशील है, फ्लक्स नियत नहीं है। समय अगर फ्लक्स परिवर्तनशील है इसका मतलब आपको इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो सकता है, होगा ही होगा। क्यों? फैराडे ने कहा है। देखो आरपीएससी में कैसा क्वेश्चन आएगा आपके बता रहा हूं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ये फ्लक्स है, इसको देखने से लग रहा है कि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। कैसे लग रहा है? अगर फ्लक्स फाई बी इक्वल टू ऐसे लिखा 2 वेबर, इसका मतलब क्या है, नियत है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, नियत है, इसके अंदर कोई विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना नहीं होगी, फैराडे का कोई काम नहीं है। यहाँ पे देखो समय का फलन है, इसका मतलब समय के साथ बदल रहा है। इसके t का मान 1 सेकेंड रखो तो कुछ और मान आएगा, t का मान 2 सेकेंड रखो तो कुछ और मान आएगा। वैसे ही इसका मतलब क्या है, ये परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है तो फैराडे का नियम आ जाएगा। और फैराडे का दूसरा नियम E इक्वल टू क्या कह रहा है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ से इसका अवकलन कर दो, माइनस डी अपॉन डी टी, और फाई का मान क्या लिखा हुआ है, टी क्यूब प्लस 2t प्लस 1। सोल्व करो, माइनस टी क्यूब का होता है 3t स्क्वायर, 2t का हो गया 2, इसका हो गया 0। और अब आप रख दो यहाँ पे t बराबर कितना पूछा है, 2 सेकेंड। t बराबर 2 सेकेंड पे पूछा है तो E इक्वल टू, ई का मान क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस का 3 गुणा 4 प्लस 2, 7, 12 और 2 14, ई इक्वल टू माइनस 14 वेबर, सॉरी वेबर नहीं आएगा, वोल्ट में आएगा, माइनस का 14 वोल्ट। ये आपके प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आ गया। और फिर इसी कुंडली का प्रतिरोध दिया हुआ है, मान लो इसका प्रतिरोध दिया हुआ है R इक्वल टू 4 ओम, तो धारा का मान भी आ जाएगा E अपॉन R, 14 और फिर ये हो गया 4 एम्पियर में, ठीक है। तो ये फैराडे का दूसरा नियम यहाँ से, ठीक है। मात्रक आपको पता चल गया, इसका मात्रक फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है,
प्रेरित विद्युत वाहक बल तो चलो वोल्ट में है, और दूसरा मात्रा का क्या हो सकता है, फ्लक्स का, वोल्ट इंटू सेकेंड। ठीक है। उसके बाद में स्व प्रेरकत्व, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में स्व प्रेरकत्व भी एक नाम आता है, अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आता है, सेल्फ इंडक्टेंस भी आता है। ठीक है। और उसके बाद में फिर किसी परिनलिका या एक तरीके से टोरॉइड परिनलिका वगैरह उनके स्व प्रेरकत्व भी ज्ञात किए जा सकते हैं, दो को मिला के अन्योन्य। ये हमारे सिलेबस में, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में ये नहीं है। फिर भी थोड़े बहुत लास्ट एग्जाम टाइम में अगर छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो मैं बना के आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इस चैप्टर में इतने ही आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। शुरुआत में हम स्टार्टिंग में जाएं तो आपको मैं बता रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना 2 क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन है, अधिकतम 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। और 2 क्वेश्चन यहाँ से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से बन रहा है एक क्वेश्चन, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण से बन रहा है। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए, ये इतने सारे ओम नियम पे, ये यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन तो यहीं पे बनेंगे। ठीक है। कुछ लोग क्या है, चैप्टर के भी डिवाइड टुकड़े करके पार्ट वाइज पढ़ के जाते हैं, तो ये पार्ट भी पढ़ लें तो भी बहुत सारा, ये मान लो कि 4 में से 2 क्वेश्चन तो आपके यहीं से लग जाएंगे। ठीक है। फिर आपको मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले में जाना है। ये आपके इवन देखिए, पहले तो आपको क्या करना है, 10th क्लास के साइंस में जो चैप्टर दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाला वो पढ़ना है। उसके बाद में नोट्स में आपको दे रखा है प्रतिरोध के बारे में, देखो प्रतिरोध की निर्भरता दे रखी है। ठीक है। फिर छोटे छोटे न्यूमेरिकल दे रखे हैं प्रतिरोध पे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन दे रखा है। उसके बाद में आप देखिए किरचॉफ के दोनों नियम है, थोड़ा सा इजी वे में दे रखा है। फिर मापन युक्तियां हैं, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर, ये भी आपके 10th क्लास में है, तो क्या पता पूछा जा सकता है। कैसे कि वोल्टमीटर जो है, आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं जो कोई 1 लाइन क्वेश्चन है, वो आपको नोट्स में लिखे हुए और मैं दे भी दूंगा आपको। ठीक है। अलग से ये और क्वेश्चन बनेंगे वो बना देंगे। उसके बाद में फिर मैग्नेटिज्म वाले में बायो सावर्ट का नियम हो गया, एम्पियर का नियम भी आप देख सकते हो थोड़ा सा, हालांकि जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सा है, BdL इक्वल टू म्यू नॉट I, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है म्यू नॉट सिग्मा I। ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन, हालांकि सिलेबस में नहीं है तो इतना, वैसे भी आप सेकंड ग्रेड के लोग ज़्यादातर छोड़ने में ही रहते हो, तो इतना इस चैप्टर को ना करो, बाकी क्वेश्चन से भी आपका काम हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको फैराडे के नियम देखना है। फैराडे के नियम से पहले आपको चुंबकीय फ्लक्स के बारे में मैंने नोट्स में लिखा रखा है, वो देखना है, और वो कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है वो भी देखना है। और फिर फैराडे के दोनों नियम हो गए। उसके बाद में चैप्टर के लास्ट में बस क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कोई, पहले तो प्रतिरोध वाला दिया हुआ है, तापमान के बारे में दिया हुआ है कि प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता है, और फिर छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र वाले में भी आपको फ्लक्स दिया हुआ है, देखो ये है कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स वेबर में है, फाई इक्वल टू 3t² + 4t + 9, और t बराबर 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। वही क्वेश्चन है बार बार आपको। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आरपीएससी में आया हुआ है। एसी जनित्र में कुंडली का प्रतिरोध R दिया हुआ है, फेरों की संख्या N दी हुई है, प्रत्येक चक्कर का क्षेत्रफल समान A दिया हुआ है, और ओमेगा कोणीय आवर्ती से घूर्णन किया जाता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा NBA ओमेगा। ये ऑप्शन आंसर लगाए हुए हैं साथ में, पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन वो आपको मिल जाएगा, NBA ओमेगा, जो अभी आपने सोल्व किया था। तो इस चैप्टर में फिक्स क्वेश्चन है, यानी इवन आपको 100-150 क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है, 30 से क्वेश्चन है, और उनके अलावा नए क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग आप देखो तो। यहीं से इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो पहले एक बार 10th क्लास का जो चैप्टर ये दे रखा है उसको जरूर देखिए आप, बाकी मैं हर चैप्टर में आपको नहीं बोलता हूँ, इस चैप्टर में देख लीजिए, क्योंकि 10th क्लास इवन जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रखे हैं 10th क्लास की बुक में। मैं आपको बताऊं, देखो 10th क्लास की साइंस की बुक है, जो कौन सा चैप्टर है आपको मैं बताऊं, हर जगह से एनालिसिस करें तो सारी चीजें हमें ध्यान में होनी चाहिए ना, सबको देखना होता है। अब ये नई है पुरानी मुझे पता नहीं है, 10th क्लास का साइंस का 10वां चैप्टर है, 10th चैप्टर है, और उसके अंदर देखो ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म चैप्टर का नाम है, और उसके अंदर भी इतना ही दे रखा है, विद्युत धारा हो गया, और प्रतिरोध के बारे में हो गया, ओम का नियम हो गया, प्रतिरोधकता हो गया, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम हो गया, उसके बाद में विद्युत शक्ति हो गई, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओरेस्टेड प्रयोग हो गया, चुंबकीय
फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया, हालांकि इसमें फैराडे के नियम नहीं दिए हुए हैं, थोड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन हमने पूरा विस्तार से कर लिया, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में है एसी जनरेटर दिया, तो एसी जनरेटर में भी सिंपल थ्योरी सी दे रखी है, तो वो उसके बारे में अपन ने पूरा विस्तार से जो उसके मैथमेटिकल जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपने कर लिया। और उसके बाद में सीधा देखो आपके छोटे छोटे, एक तो इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं 10-12 छोटे छोटे दे रखे हैं श्रेणी क्रम में, वही कंक्लूजन है और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में आपको छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं कि वोल्ट किसका मात्रक है, ठीक है, और प्रत्यावर्ती, हाँ 5 वोल्ट की बैटरी से चालक को 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रतिरोध वगैरह पूछा, ओम के नियम पे न्यूमेरिकल है, और आंकिक प्रश्न भी दिए हुए हैं 4-5, ठीक है। और विद्युत खपत वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एक 1500 वाट की एक छड़ है, प्रतिदिन 3 घंटे पानी को गर्म करने के काम आती है, यदि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मूल्य 5 रुपए है तो 30 दिन में उपयोग हुई विद्युत का मूल्य कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इस पे और क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस चैप्टर में इतना ही था, और जो फिक्स क्वेश्चन थे वो आपको करने हैं, ठीक है। धन्यवाद, अगले चैप्टर में मिलते हैं।